हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लेके आए हैं आइसोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, और सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेटामेरिज्म को। मेटामेरिज्म जैसा कि हम लोगों ने बता चुके हैं कि आइसोमेरिज्म मीन्स मॉलिक्यूलर मास सेम, स्ट्रक्चर में जो भी डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, चाहे कोई भी आइसोमेरिज्म हो। तो मेटामेरिज्म मीन्स इफ मॉलिक्यूलर मास सेम एंड एल्कली ग्रुप आर डिफरेंट आर नोन एज मेटामेरिज्म। जिसमें मॉलिक्यूलर मास सेम हो और एल्कली ग्रुप डिफरेंट हो वो होता है मेटामेरिज्म। जैसे चेन आइसोमेरिज्म में चेन डिफरेंट था, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में पोजिशन डिफरेंट था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था, इसी तरीके से मेटामेरिज्म में एल्कली ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जांपल इसका। ये क्या है? ये है इथॉक्सी एथर है, और हम लोग बना दिए ये क्या है? मेथॉक्सी प्रोपेन, ये एथॉक्सी एथेन। तो दोनों का पहले देखिए मॉलिक्यूलर मास सेम है कि नहीं। मॉलिक्यूलर मास सेम है, C4 इसमें भी है, इसमें भी C4, एक ऑक्सीजन इसमें भी, एक ऑक्सीजन इसमें भी, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो चेंजिंग किस में हुई? चेंजिंग हुई है स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर में क्या चेंज दिख रहा है? स्ट्रक्चर में चेंज यही दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, ये हो गया सब्सटीमेंट्स, ईथर है जैसा कि ये। और ईथर में हम लोग जानते हैं इथॉक्सी एथेन इसका नाम होगा, नेमिंग होगा। और इसका नाम क्या होगा, नेमिंग क्या होगा? वन, मतलब कि 1 मेथॉक्सी प्रोपेन है ये। तो इसमें प्रोपेन है, 3 कार्बन का चेन है, और इसमें 2 कार्बन का चेन है। तो चेन डिफरेंट हो गया, मतलब एल्कली ग्रुप का चेन डिफरेंट, एल्कली ग्रुप डिफरेंट, तो हो गया क्या? मेटामेरिज्म। ठीक। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये है, यहाँ पे एन कर दो, ये है। और दूसरा देखिए, यहाँ भी 2 कार्बन, 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, एक एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम है। मॉलिक्यूलर मास सेम है तो डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोपेन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्यूटेन है। तो चेन, एल्कली ग्रुप का चेन डिफरेंट दिख रहा है। एल्कली ग्रुप का चेन डिफरेंट दिख रहा है तो क्या हो गया? मेटामेरिज्म हो गया। ठीक, ये था हम लोगों का मेटामेरिज्म। अब हम लोग आगे देखते हैं टाटोमेरिज्म को। टाटोमेरिज्म में हम लोग देख रहे, इसको हटाइए। टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डायनेमिक आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डिस्मोट्रोपिज्म एंड टाटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज एन इरेथ्रोटॉप्स। टाटोमेरिज्म को ही हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एटम का मूवमेंट होता है, मोशन होता है, इसलिए हम लोग इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको हम लोग कीटो इनोल आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कीटोन से इनोल बनेगा, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बनेगा, इसलिए हम लोग इसको कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको हम लोग, इसका नाम होता है, इसका एक नाम होता है डिस्मोट्रोपिज्म और इस एक नाम होता है एन इरेथ्रोटॉप। इन सभी टर्मिनोलॉजी में अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग टाटोमेरिज्म को मानेंगे। ठीक। अब टाटोमेरिज्म में जैसा कि जनरली सब लोग बोलते हैं कि टाटोमेरिज्म मस्ट हैव अल्फा एच। टाटोमेरिज्म वहीं पास करेगा जहां पे अल्फा एच होना है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। टाटोमेरिज्म वहां पे पास, अगर अल्फा एच है
तो भी टाटोमेरिज्म पास कर सकता है, और अगर अल्फा एच नहीं है तब भी टाटोमेरिज्म पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि टाटोमेरिज्म इन विच टाटोमेरिज्म मोस्टली हैव अल्फा एच बट नॉट हैव मस्ट अल्फा एच। अगर अल्फा एच नहीं है तब भी पास कर सकता है। जैसे कि अभी हम लोग नाइट्राइड का केस देखेंगे, साइनाइड का केस देखेंगे, तो इसमें एटम का मूवमेंट होता है, मूवमेंट के बेस पे टाटोमेरिज्म, क्योंकि यही तो है डायनेमिक आइसोमेरिज्म। डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है। अल्फा एच से मतलब नहीं है, मूवमेंट ऑफ एटम से मतलब है। इसलिए टाटोमेरिज्म में ये जरूरी नहीं है कि अल्फा एच होना ही चाहिए, लेकिन अल्फा एच मोस्टली होता है। ओके, चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और जैसे क्वेश्चन बन जाए टाटोमेरिज्म, जैसे ये आपको आप टिक लगाने वाला क्वेश्चन है, टाटोमेरिज्म मोस्टली हैव अल्फा एच, तो क्या सही है? हाँ सही है, मोस्टली हैव अल्फा एच है, मतलब अल्फा एच होना चाहिए ज़्यादातर केस में। लेकिन अगर बोला जाए टाटोमेरिज्म मस्ट हैव अल्फा एच, टाटोमेरिज्म के लिए अल्फा एच जरूरी ही है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं पास करेगा टाटोमेरिज्म। क्या ऐसा है संभव? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि टाटोमेरिज्म में अल्फा एच हो ही, क्योंकि कहीं कहीं पे टाटो अल्फा एच। और एक केस और देख लेते हैं, ये तो हो गया। इफ एनी कंपाउंड हैव अल्फा हाइड्रोजन देन ऑलवेज, ये ऑलवेज है, शो टाटोमेरिज्म, मतलब कहीं पे अल्फा एच है तो ये फिक्स हो गया कि वो टाटोमेरिज्म पास करेगा ही करेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसे भी केस आएंगे जहाँ पे ब्रिड्ज पे हो जाएगा अल्फा एच, ब्रिड्ज पे अल्फा एच होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इनोल फॉर्म बनाने के लिए। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अल्फा एच है तो टाटोमेरिज्म पास करेगा ही करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे ब्रिड्ज पे हाइड्रोजन होगा तो वो अनस्टेबल होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन होने के बावजूद भी टाटोमेरिज्म पास नहीं करता। ठीक, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बेस पे इसको हटाते हैं। जैसे देखिए टाटोमेरिज्म के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग टाटोमेरिज्म कैसे पास करता है। तो ठीक, देखते हैं। तो इसमें ये बांड टूटता है, ये बांड टूटता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। क्यों ऐसा हुआ? माइनस ऑक्सीजन पे ही क्यों जाता है? क्योंकि ड्यू टू ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वहीं पे निगेटिव चार्ज जाता है, तो माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बांड टूट जाता है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, चाहे यहाँ का ले लो चाहे यहाँ का ले लो। मान लो यहाँ का हाइड्रोजन टूट गया, हाइड्रोजन टूट गया तो मतलब H प्लस गया, H प्लस गया तो यहाँ पे आएगा क्या? माइनस ही आएगा। और H प्लस गया है तो किसके पास जाना चाहेगा? ये तो जाना चाहेगा माइनस वाले के पास, और माइनस कहाँ पे है? ऑक्सीजन के पास। तो ये H प्लस टूट करके कहाँ पे आ गया? ऑक्सीजन के पास। और यहाँ पे H प्लस टूटने की वजह से इससे निगेटिव चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो H प्लस तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे, तो बन जाएगा क्या? CH3 C OH। ठीक, और यहाँ पे क्या बन गया? CH, यहाँ का एक हाइड्रोजन तो चला गया है तो CH2 रहेगा। यहाँ पे निगेटिव आया था, ठीक निगेटिव आया था, और यहाँ पे क्या आया था? पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्या कर लेंगे? बॉन्ड कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया। तो देखिए इन बना और ऑल बना, इस और बना किससे? कीटोन से। इसीलिए हम लोग टाटोमेरिज्म को कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोले थे, क्योंकि कीटोन से इनोल बनता है। ये एग्जाम्पल देखो, कीटोन है ये। देखिए कीटोन से इनोल कैसे बनता है, क्या ये टाटोमेरिज्म पास करेगा?
तो सबसे पहले टाटोमेरिज्म पास करेगा या नहीं ये बताना है। टाटोमेरिज्म पास करेगा या नहीं, हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा एच यहाँ पे है, तो मतलब टाटोमेरिज्म पास करेगा। तो एच यहाँ से टूटेगा, एच टूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक। और एच टूट के कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो ओ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटता है तभी तो माइनस आता है, माइनस के पास प्लस आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ पहले से ही बॉन्डिंग थी, यहाँ से भी है, यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन गया है तो मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे तो आया ही था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, तो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया इनॉल। तो देखिए इन बना और ऑल बना, तो मतलब कीटोन से इनॉल बना, ये है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक केस और। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या अल्फा एच है, क्या ये टाटोमेरिज्म पास करेगा? तो देखिए कैसे करता है। यहाँ पे क्या अल्फा एच है इसके पास, अल्फा एच तो नहीं है, तो कैसे शिफ्टिंग होगी? अभी तक तो अल्फा एच शिफ्ट हो जा रहा था, अल्फा एच शिफ्ट हो जा रहा था तो टाटोमेरिज्म पास कर रहा था, लेकिन इस केस में अल्फा एच तो है नहीं, अल्फा एच नहीं है तो है क्या, यहाँ पे गामा एच है, तो यहाँ पे गामा एच पार्टिसिपेट करता है इनोल फॉर्म बनाने के लिए। तो गामा एच कैसे होगा, पार्टिसिपेट करेगा? तो देखिए यहाँ से जो एच है वो टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज, ठीक। और ये बॉन्ड जो है ये भी टूट जाता है, ये टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हम लोग यहीं पे क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लाना चाहेंगे, ठीक। पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे क्या आया, निगेटिव आया, ठीक। अब ये ऑक्सीजन टूटा, तो यहाँ पे निगेटिव आया, और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव क्या कर लेगा, आपस में बॉन्डिंग कर लेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्डिंग कर लेगा, और ये चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे चला गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये अल्फा एच तो इसके पास था नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन तो अल्फा एच इसके पास है नहीं, अल्फा एच नहीं है तो गामा एच को शिफ्ट हटाए, गामा एच हटाए तो यहाँ पे निगेटिव आया, तो इस बांड को हमने तोड़ा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव निगेटिव क्या कर लिए, बॉन्डिंग कर लिए, यहाँ पे आया था निगेटिव, इस बांड को जब तोड़े थे तो यहाँ पे निगेटिव आया था, यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव ये लोग आपस में बॉन्डिंग कर लिए, और इस निगेटिव के पास ये चला गया, तो बन गया क्या, OH। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही है, यहाँ पे भी अब बॉन्डिंग बन चुकी है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे भी बन चुकी है। ये क्या, और इसमें अल्फा एच कौन सा गया था, अल्फा कार्बन तो ये था, ये बीटा कार्बन था, ये गामा कार्बन था, तो यहाँ पे गामा कार्बन से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ है, मतलब गामा हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, गामा का हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। तो जहाँ पे अल्फा एच न हो वहाँ हम लोग गामा एच भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। ये केस था। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं टाटोमेरिज्म में ही। ये था अल्फा शिफ्टिंग और गामा शिफ्टिंग हाइड्राइड का। अब हम लोग लेने जा रहे हैं लैक्टम और लैक्टिन का केस। लैक्टम का केस देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन कैसे, यहाँ पे कैसे शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन पास, क्या अल्फा एच है, बिल्कुल अल्फा एच है, यहाँ पे भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच ही है, भले ही अल्फा कार्बन नहीं, ये अल्फा कार्बन नहीं है लेकिन अल्फा एच तो है ही। तो यहाँ पे दो अल्फा एच दिख रहे हैं, इसका भी
इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पे शिफ्टिंग किसका होगा? शिफ्टिंग होगा इसका। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक ज़्यादा है। ड्यू टू मोर एसिडिक, जो ज़्यादा एसिडिक रहेगा वो शिफ्टिंग, उसकी शिफ्टिंग होती है। तो हो गया CH3 COH, N यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3। ठीक, ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। ये तो हाइड्राइड शिफ्टिंग था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग इसको डिस्मोट्रॉपिज्म जो बोलते थे, डिस्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। डायनेमिक आइसोमेरिज्म इसको क्यों बोलते थे? डायनेमिक आइसोमेरिज्म मतलब मोमेंट ऑफ एटम, हम लोगों का कहना था कि ये मोमेंट ऑफ एटम होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ एटम होते हैं। तो देखिए HN डबल बॉन्ड O, ये है। इसमें देखिए, क्या इसमें अल्फा H है? अल्फा H तो है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा H तो दूर की है। तो अल्फा H नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोरेशन हो जाता है। एक ऑक्सीजन ही चला जाता है इसमें। तो हो जाता है क्या? OH N O। इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोरेशन हुआ, तो इसलिए क्या हो गया? ये टाटोमेरिज्म हो गया। और एटम का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए डायनेमिक आइसोमेरिज्म हो गया। HC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें ये N इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, मतलब एटम का मूवमेंट मतलब डायनेमिक आइसोमेरिज्म मतलब टाटोमेरिज्म। N C H, ये हो गया। ये नहीं जाएगा, हाइड्रोजन तो इधर ही रहेगा, N इधर आ जाएगा, नहीं तो सेम हो जाएगा। ये हो गया टाटोमेरिज्म। अब हम लोग लेने जा रहे हैं टाटोमेरिज्म में ही, इफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज देन इनोल कंटेंट आर आल्सो स्टेबल। अगर जो इनोल फॉर्म बन रहा है या स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो जहाँ पे जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज देन टाटोमेरिज्म स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज। जैसे और एरोमेटिक कंडीशन कहीं बन जाए, अभी जैसे हम लोगों ने बताया था कि ये इनोल कंटेंट बना था, इससे बना था ना, तो ये क्या बन गया? ये एरोमेटिक बन गया कि नहीं? एरोमेटिक में 99% स्टेबिलिटी होती है, ध्यान रखना। कंजुगेशन होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन एरोमेटिसिटी अगर आ गई तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके अगले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे भी एरोमेटिक आने की वजह से 99% स्टेबल हो जाता है। और कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ गया, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में 76% स्टेबिलिटी हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 76% स्टेबिलिटी होती है। जैसे हम लोग स्टेबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस देख लेते हैं पहले। CH3 C डबल बॉन्ड O C H2 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जाता है यहाँ का जाता है, क्यों? क्योंकि एसिडिक ज़्यादा है। तो बन गया क्या? CH3 COH। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ही, यहाँ पे CH3। तो ये OH है, ये O, क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया इन दोनों के बीच। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो स्टेबिलिटी कितना हो गया? 76%। ठीक, अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर का ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये है CH3O, ये देखिए यहाँ पे एक बेंजीन लगा है, मतलब एक एरोमेटिक लगा है। यहाँ पे ये कीटोन इनोल फॉर्म बनेगा, यहाँ पे एक कीटो इनोल फॉर्म बन सकता है, और यहाँ पे भी एरोमेटिक ग्रुप लगा है। यहाँ पे दो दो एरोमेटिक ग्रुप लगे हैं। तो कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, दो दो एरोमेटिक ग्रुप लगे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा? ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? CBA हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? CBA। ये था आपका टॉटोमेरिज्म। अब हम लोग इसके आगे आगे एक आइसोमेरिज्म है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए उसको देख लेते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म को। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जैसे है, छोटा सा टॉपिक है ये, C3H6। C3H6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C ये C3H6 इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बन सकता है, और इसका रिंग चेन में क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर बन सकता है। मतलब ये सब आपस में क्या शो कर रहे हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से जैसे ये है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? एक आइसोमर इसका ये भी हो सकता है। ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है आपस में, है कि नहीं? C4 इसमें भी मॉलिक्यूलर मास सेम, और ओपन चेन जब रिंग में कन्वर्ट हो गया फिर भी मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो ये क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक, ये था आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया, टाटोमेरिज्म हो गया, मेटामेरिज्म हो गया। अब हम लोग आगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे आ गए हम लोग। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिर्फ एल्केन पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ एल्केन पे एप्लीकेबल होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में रोटेशन कराएंगे हम लोग, 60 डिग्री रोटेट कराएंगे। तो इसका जब 60 डिग्री रोटेट कराते जाएंगे तो चाहे जितना कराते जाए उसका कोई लिमिट है नहीं, तो बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, पॉसिबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और इसको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, और ये सिर्फ कार्बन कार्बन सिस्टम पे अप्लीकेबल होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग देखते हैं। जैसे एक केस है CH3 का होल ट्वाइस CH Cl2 CH3, ये केस है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम लोग बनाते हैं। ये केस है, इसको हम लोग कन्फर्मेशन मतलब रोटेशन करा रहे हैं। देखिए कैसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम लोग इसको रोटेशन करा रहे हैं। इसके अलग अलग फॉर्म बनेंगे, इक्लिप्स बनेगा, गूच, पार्सली इक्लिप्स, एंटी, ये सब बनेगा। तो देखिए इसको हम लोग अभी हटा दीजिए इसको। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 को होल्ट वाइज था, CH3 बन गया, और CH3 को एक C का था, एक जो सेंट्रल एटम था CH,
उस CH था, मतलब एक H ये हो गया था और CH3 ये हो गया था, और एक कार्बन था जिससे अटैच था Cl2 CH3। तो मान लो Cl2 ये हो गया, Cl और एक Cl और एक CH3, Cl CH3। इसको हम लोग रोटेट कराएंगे, रोटेट कराएंगे क्या, 60 डिग्री से। ये कौन सा फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स, इक्लिप्स बोलते हैं इसे। जब एकदम बिल्कुल पास हो, जब बिल्कुल पास हो तो बोलते हैं इक्लिप्स। जब 60 डिग्री रोटेट करा देंगे, 60 डिग्री रोटेट करा देंगे तो मतलब ये रोटेट कर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग, स्टैग गुज फॉर्म देखते हैं। अब 60 डिग्री की इक्लिप्स को हम लोग 60 डिग्री रोटेट करा दिए तो गुज फॉर्म बन गया। एच सी सी, CH3 को हम लोग रोटेट करा दिए थे, CH3, Cl 60 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे आ गया था, Cl 60 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे आ गया था। तो ये देखिए ये 60 डिग्री रोटेट कर चुका है, अब 60 डिग्री रोटेट कर चुका है। तो ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं गुच्छ, और इसी को ही हम लोग स्टैगर्ड भी बोलते हैं। अब हम लोग इसको भी 60 डिग्री रोटेट कराएंगे। गुच्छ को जब 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो पार्सली क्लिप्स बनेगा, एच ऐसे ही है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। इक्लिप्स में फिर से 60 डिग्री रोटेट किया तो CH3 यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ आ गया, Cl यहाँ पे आ गया। ये देखिए हल्का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। अभी गुच्छ में ज़्यादा डिस्टेंस था इसके बीच, लेकिन पार्सली इक्लिप्स में हल्का सा डिफरेंस है बस। इसको बोलते हैं पार्सली इक्लिप्स। और इक्लिप्स में बिल्कुल पास पास थे, स्टैगर्ड में 60 डिग्री रोटेट कर गए, थोड़ा डिस्टेंस आ गया। पार्सली इक्लिप्स में फिर से 60 डिग्री रोटेट कर गए, लेकिन पास पास थोड़ा आ गए हैं। अब पार्सली इक्लिप्स को फिर से 60 डिग्री रोटेट करा देंगे, पार्सली इक्लिप्स को फिर से 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो बन जाएगा NT। NT कैसे बनेगा देखो, H C 60 डिग्री और रोटेट करा दिए तो हम लोग Cl यहाँ पे आ जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे चले जाएगा। मतलब इस H के ये H एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज पे लगे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज, ये दोनों एक दूसरे के, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे है। तो मतलब कि जहाँ पे जितना ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा NT ज़्यादा होगा स्टेबल। उसके बाद कौन ज़्यादा स्टेबल था, गुच्छ ज़्यादा डिस्टेंस पे था, गुच्छ। उसके बाद क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, पार्सली क्लिप्स, क्लिप्स। उसके बाद कौन सा होगा, इक्लिप्स। NT गुच्छ पार्सली क्लिप्स इक्लिप्स, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ गया, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ गया तो ये चेंज हो जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन ज़्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज़्यादा हो जाता है गुच्छ। उसके बाद होता है NT, उसके बाद होता है पार्सली क्लिप्स, उसके बाद होता है इक्लिप्स। मतलब गुच्छ ज़्यादा हो जाता है NT से। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस, जैसे मान लो CH2 OH, CH2 OH,
ये क्वेश्चन बन जाए तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, यहाँ पे गुज सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे गुज सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2015 में आ चुका है, 10 में आ चुका है, 2010 में आ चुका है ये ऑल इंडिया PMT में। और इसी के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक केस आ चुका है JEE मेंस 2006 में। और वो क्या था, उसमें था 2-फ्लोरो इथेनॉल, 2-फ्लोरो इथेनॉल में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया था। तो इसमें कौन ज़्यादा हो जाएगा, गुज ज़्यादा हो जाएगा, बस हो गया, यही प्रॉब्लम आया है। अब हम लोग अगले आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं, और अगला आइसोमेरिज्म अब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एंट्री कर गए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने 2 आइसोमेरिज्म डिस्कस करने के लिए बोले थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग अरेंजमेंट को, एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट करेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस पढ़ेंगे। ये सिस ट्रांस था, इजेड फॉर्म देखेंगे, येलो ऑक्साइम देखेंगे और कीटो ऑक्साइम देखेंगे। सिस ट्रांस, इजेड, येलो ऑक्साइम एंड कीटो ऑक्साइम को देखेंगे। सिस ट्रांस को देखते हैं, चलिए पहले। जब हायर मॉलिक्यूलर मास सेम साइड हो और लोअर मॉलिक्यूलर मास सेम साइड हो, देखिए यहाँ पे लोअर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लोअर मॉलिक्यूलर मास है, और यहाँ पे NO2 हायर मॉलिक्यूलर मास सेम साइड हो गया, तो ये हो गया सिस। इसी तरीके से हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। मान लो NO2 यहाँ पे है और NO2 यहाँ पे है, H यहाँ, H यहाँ। ये क्या है, सिस या ट्रांस? तो देखिए यहाँ पे हायर मॉलिक्यूलर मास ये है, लेकिन यहाँ पे हायर मॉलिक्यूलर मास ये है, मतलब हायर मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के अपोजिट चले गए और लोअर मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के अपोजिट चले गए। तो मतलब हायर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट साइड हैं और लोअर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट साइड हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। और आप चाहें तो नंबरिंग करके भी देख सकते हैं। पहले इनका नंबरिंग कर लीजिए, तो 1 नंबर इसको, जो ज़्यादा ना हायर मॉलिक्यूलर मास होगा उसको 1 नंबरिंग दिया जाता है, और इसमें दोनों को नंबरिंग दिया जाएगा तो 1 इसको दिया जाएगा, तो 1-1 एक दूसरे के अपोजिट साइड हो गया, तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक, और भी केस देख लेते हैं हम लोग। C2H5 H, C2H5 H, ये क्या है, CC या ट्रांस है। कैसे, क्योंकि हायर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट साइड आ गया। ठीक, क्या है, CC या ट्रांस है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग ये, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इजेड फॉर्म को। तो सिस और ट्रांस और इजेड फॉर्म में यही डिफरेंस है कि इजेड फॉर्म में चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, ये भी सब अलग अलग ग्रुप हैं। जहाँ पे सब अलग अलग ग्रुप हो जाए वहाँ पे इजेड फॉर्म लगता है। तो इजेड फॉर्म में नंबर हम लोग देखते हैं, जब हायर मॉलिक्यूलर मास सेम साइड हो जाएंगे तो हो जाएगा जेड फॉर्म, हायर मॉलिक्यूलर मास सेम साइड। तो देखिए नंबरिंग करके देख लेते हैं, Br और आयोडीन में नंबरिंग करेंगे, Br और आयोडीन में नंबरिंग करेंगे
तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है? आयोडीन का, तो नंबर 1 हो गया ये नंबर 2। आप फ्लोरीन क्लोरीन में नंबरिंग करके देख लीजिए, किसका हायर मॉलिक्यूलर मास है? क्लोरीन का, तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। तो 1 1 सेम साइड हो गया, 2 2 सेम साइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 1 सेम, और जहाँ पे सेम साइड आ जाएंगे, हायर मॉलिक्यूलर मास सेम साइड और लोअर मॉलिक्यूलर मास सेम साइड हो गए, वो हो जाता है जेड फॉर्म, जेड फॉर्म हो जाता है, वो जेड फॉर्म हो जाता है। और यही हम लोग अगर इसको हटा दिए और यहाँ पे लगा दिए क्या, Cl लगा देते हैं, यहाँ पे Cl लगा दिए, यहाँ पे F लगा दिए। अब क्या हो गया, ये Cl है। अब क्या हो गया, 1 यहाँ पे ये है, लेकिन इसमें नंबरिंग अगर देंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो अब देखिए 1 1 अपोजिट साइड, 2 2 अपोजिट साइड, ये क्या हो गया, ये ई फॉर्म हो गया, यही है ईजेड फॉर्म। अभी हम लोग जैसा सिक्स टर्म्स डिस्कस कर चुके और ये हम लोग ईजेड फॉर्म डिस्कस कर चुके, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, 1 पेंटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं? बताइए, करेगा या नहीं? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH। देखिए अब डबल बॉन्ड बना, CH2 बन गया। तो देखिए ये हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन सेम हो गया, ये हाइड्रोजन, दोनों पार्ट हाइड्रोजन ही है, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? ना तो सिस बनेगा ना ट्रांस बनेगा। जब ना सिस बन रहा है ना ट्रांस बन रहा है, ईजेड का तो बात ही नहीं उठता इस पे, तो कुछ नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पास नहीं करेगा। 2 ब्यूटीन पास करेगा या नहीं? करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिस ट्रांस बन सकता है, क्योंकि उसमें दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। जैसे 2 ब्यूटीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये तो सिस ट्रांस बना सकता है, सिस ट्रांस बना सकता है, मतलब ये पास करेगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि कहीं पे 1 एल्कीन है, 1 एल्कीन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पास नहीं कर सकता। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि 1 एल्कीन के साथ साथ 1 पे कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पास कर सकता है। जैसे अभी पेंटीन 1 पेंटीन था, यहीं पे आ जाता 1 क्लोरोपेंटीन, तो करता कि नहीं? तो करेगा। देखिए कैसे, शी 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 Cl H, यहाँ पे H, ये देखिए ये 1 क्लोरोपेंटीन है कि नहीं? 1 क्लोरोपेंटीन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पास कर रहा है, सिस ट्रांस बना रहा है। क्यों? क्योंकि 1 पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया इस डबल बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 1 पे आ गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पास करेगा। लेकिन अगर जनरली 1 एल्कीन, कोई भी 1 एल्कीन हो, चाहे ब्यूटीन हो, चाहे पेंटीन हो, चाहे हेक्सीन हो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम हो जाते थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ना सिस बनाएंगे ना ट्रांस बनाएंगे। ठीक, ये था। अब हम लोग और केस लेने जाते हैं। ईजेड फॉर्म हो गया, सिस ट्रांस फॉर्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे एल्डोऑक्साइम और कीटोऑक्साइम। तो एल्डोऑक्साइम को देखते हैं। एल्डोऑक्साइम में क्या होता है, CH3 मान लो यहाँ पे है, या C2H5 मान लो, और यहाँ पे H। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर C लगा दिया तब तो ये कीटो फॉर्म बन जाएगा N। देखिए अगर OH ग्रुप इधर लगा दिया गया, एल्डोऑक्साइम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ गया, इस पे लगा दिया, ये एल्डोऑक्साइम हो गया। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हायर मोलिकुलर मास के साइड है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्डोऑक्साइम इन विच एल्डोऑक्साइम
हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हाइड्रोजन के साइड हो तो सिन होगा, और हाइड्रोजन के अपोजिट हो तो एंटी होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन के साइड हो तो सिन होगा, हाइड्रोजन के अपोजिट तो एंटी। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के सेम, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन के क्या है, अपोजिट में है तो क्या फॉर्म हो गया, एंटी फॉर्म हो गया। ठीक, ये येलो ऑक्साइम का एंटी फॉर्म है। यहीं पे हम लोग अगर इसको हटा करके यहाँ OH लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सिन फॉर्म। क्यों, क्योंकि अब हाइड्रोजन के सेम साइड आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये हो गया सिन फॉर्म। ठीक, और थोड़ा सा और हम लोग चेंजिंग करते हैं इसमें। यहाँ पे अगर हम लोग H लगा दिए तो क्या होगा, सिन होगा या एंटी होगा, ना तो ये सिन होगा ना ही एंटी होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं पास करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम। हम लोगों ने बोला था हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, अगर एक ही कार्बन पे दोनों आ गए, ना सिस शो करेगा, ना ट्रांस शो करेगा, ना ई ना जेड, तो क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर पास नहीं करेगा। अब हम लोग आ गए कीटो आइसोमेरिज्म पे, कीटो ऑक्साइम पे। ये तो एल्डो ऑक्साइम था, अब हम लोग आ गए कीटो ऑक्साइम। यहाँ पे देखिए, दोनों साइड अगर एल्किल ग्रुप लग गया, इस साइड भी एल्किल ग्रुप लगा है, इस साइड भी एल्किल ग्रुप, मतलब कीटो ऑक्साइम हो गया। कीटो ऑक्साइम में इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर सिमिलर साइड आर हायर मोलिकुलर मास आर आल्सो नोन एज सिन फॉर्म, बट इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हायर मोलिकुलर मास के अपोजिट साइड में हो जाए तो क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हायर मोलिकुलर मास कौन है, ये है, इसके अपोजिट में हाइड्रोक्सी ग्रुप चला गया, इसके अपोजिट में हाइड्रोक्सी ग्रुप चला गया तो क्या हो जाएगा, एंटी। अगर OH यहाँ पे आ जाए, OH यहाँ पे अगर आ गया तो ये हो जाएगा सिन फॉर्म। क्यों, क्योंकि हायर मोलिकुलर मास के सिमिलर साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, हायर मोलिकुलर मास के सिमिलर साइड आ गया, हायर मोलिकुलर मास के सिमिलर आ गया तो क्या हो गया, सिन फॉर्म। ये था येलो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम। अब हम लोग एक फॉर्म और देखते हैं एजो कंपाउंड का। ये है एजो कंपाउंड। इसमें देखिए, ये दोनों अपोजिट साइड हैं तो क्या हो गया, एंटी फॉर्म हो गया। लेकिन यही अब क्या हो गया, अब सिन हो गया। ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग आ गए आइसोमेरिज्म के लास्ट पार्ट पे, जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्वेश्चन बहुत आता है, और इसी में हम लोग देखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, इसी में हम लोग देखेंगे DL कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए क्या कंडीशन चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। जहाँ पे कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल कार्बन मतलब कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हो, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, वो होगा कायरल कार्बन। या कहीं पे भी सिस बन रहा हो, सिस एडिशन है, तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ट्रांस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ट्रांस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस है तो ऑप्टिकली एक्टिव। और अभी आएगा थ्रियो और इथ्रियो। थ्रियो में रहेगा, थ्रियो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होता है थ्रियो, अभी आगे आएगा। और कहीं पे एसिमेट्रिक आ गया,
या रेशिमाइजेशन आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये सब भी अभी आगे आएगा तो बताएंगे। और मीजो, ईथ्रियो, ये शब्द आगे आएगा। सिमेट्रिक, ये सब क्या होता है, इनएक्टिव होता है। सिमेट्रिक फॉर्म कभी भी है, कहीं पे भी कोई भी सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। या मीजो कंपाउंड बन रहा हो, मीजो कंपाउंड में अभी 50% आर बनेगा, 50% यस बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव। ई थ्रियो फॉर्म देखेंगे अभी, थ्रियो फॉर्म भी देखेंगे अभी हम लोग, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी आप ये जानिए कि एक्टिव कौन होता है और इनएक्टिव कौन होता है। ठीक, मिरर इमेज, सुपर इम्पोज, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएगा, मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग इस पे रख देंगे तो क्या ये पूरी तरीके से कवर कर लेगा, पूरी तरीके से कवर कर लेगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मान लो यहाँ पे ए होता, ये ए है, ये ए इस पे डायरेक्टली रख दें, ऐसे उठा के डायरेक्टली रख दें तो क्या पूरा कवर कर लेगा, कवर कर ले रहा है, तो मतलब सुपर इम्पोज कर दे रहा है, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम लोग देखते हैं ये, अगर हम लोग इसको इस पे रख देंगे तो कुछ स्पेस डायरेक्टली अगर रखे, ऐसे पलट के रखे, नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब कुछ स्पेस तो बाकी रह ही जाएगा। इसको अगर हम लोग पलट के रखे, ऐसे इस तरीके से रखेंगे, कुछ स्पेस बाकी रह जा रहा है। अगर कुछ स्पेस बाकी रह जा रहा है तो मतलब नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है, ये पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर पाया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव है। तो मिरर इमेज, इफ मिरर image superimposed then optically inactive, but if mirror image is not superimposed then optically active. ठीक, अब हम लोग इस पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, और हम लोग अभी देख लेते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आर मीन्स रेक्टर होता है, रेक्टर, और इसमें क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, वाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। और एश में क्या होता है, एश मीन्स होता है सेक्टर, और सेक्टर में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अभी हम लोग रोटेशन कराएंगे, तो रोटेशन में जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एश कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ये है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। और एक बात ध्यान रखने की है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आर लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, हाइड्रोजन या लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप इन डस्ट वेज, देन विल बी राइट द सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाइड्रोजन या लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप डस्ट वेज में है तब तो हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन, अगर आर आ रहा है तो आर ही लिखेंगे, एस आ रहेगा तो एस ही लिखेंगे। बट इफ हाइड्रोजन आर लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप इन सॉलिड वेज, अगर हाइड्रोजन या लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप सॉलिड वेज में है तो सो विल बी रिवर्स द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो आता रहेगा, आर आता रहेगा तो हम लोग उसको रिवर्स करके यस लिख देंगे, यस आता रहेगा तो आर लिख देंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 है,
C2H5 Cl H। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे हायर मॉलिक्यूलर मास किसका है, इसका है। हम लोग 1 2 की तरफ मूव करते हैं, पहले 1 4 2 इधर की तरफ, 3 की तरफ जाते हैं हम लोग, 3 से होकर नहीं जाते, 3 की तरफ जाते हैं। तो 2 कौन होगा इसमें, 2 ये होगा, 3 कौन होगा, ये होगा, 4 ये होगा। तो हम लोग रोटेशन करा दिए। और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, डस्ट फेज में। और हम लोगों ने क्या बोला था, हाइड्रोजन आर लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप प्रेजेंस इन डस्ट फेज, देन विल बी रिवर्स दी, देन विल बी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, राइट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो आता रहेगा कॉन्फ़िगरेशन वही लिखेंगे हम लोग। जैसे हाइड्रोजन, इस बार हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप है और डस्ट वेज में है। देखिए डस्ट वेज में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब आर फॉर्म हो रहा है, तो आर ही लिखेंगे। लेकिन यही अभी सॉलिड वेज में हो जाए, जैसे देखिए ये Cl हो गया, ये हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन आर लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप किस में प्रेजेंट है, सॉलिड वेज में प्रेजेंट है। सॉलिड वेज में प्रेजेंट है, पहले तो हम लोग इसका रोटेशन करा लेंगे। रोटेशन करा लिए, ये आ रहा है, अभी आर आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आर लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप सॉलिड वेज में है। सॉलिड वेज में होने की वजह से एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन का रिवर्स हो जाता है। तो अगर आर आता रहेगा तो यस हो जाएगा। और आर क्यों आ रहा था, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। ठीक, ये है। अब हम लोग देखेंगे और भी एग्जाम्पल। एक बात और ध्यान रखने की है, हाइड्रोजन आर लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप इन वर्टिकल पोजीशन। अभी तो हम लोग देखें कि सॉलिड और डस्ट का, लेकिन अगर वर्टिकल पोजीशन पे भी हाइड्रोजन आ गया या लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप आ गया तो हम लोग वर्टिकल पे आ गया तो सेम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन हॉरिजेंटल पे आ गया मतलब इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देंगे। अगर आता रहेगा आर तो लिखेंगे यस। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, OH Br Cl F, ये मान लीजिए है। इसमें रोटेशन हायर मॉलिक्यूलर मास कौन है, ये है कि नहीं। यहाँ पे मान लीजिए I है, क्लोरीन नहीं है, I है। ठीक, हायर मॉलिक्यूलर मास कौन है, इसमें हायर मॉलिक्यूलर मास कौन है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो रोटेशन कहाँ से होगा, रोटेशन होगा यहाँ से, रोटेशन हो गया। ठीक, रोटेशन हो गया और आया क्या, अभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉक में क्या आया, यस आया। ठीक, अब हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एच OH Cl CH3, यहाँ पे 1 इसको 2 3 4। ठीक, रोटेशन करा दिए, क्या आ रहा है, आर आ गया। ठीक, और भी एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं। बी आर आ गया, आई आ गया, एच आ गया। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो रोटेशन करा दीजिए, क्या आ रहा है, आर आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए हाइड्रोजन क्या है, इस समय हॉरिजेंटल पोजीशन पे आ गया कि नहीं। हाइड्रोजन और लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन हॉरिजेंटल पोजीशन पे आ गया, इसमें हॉरिजेंटल पोजीशन पे आ गया तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आर है तो क्या हो जाएगा, यस हो गया। ठीक, COOH CHO,
OH EH। इसमें देखिए 1 ये होगा, क्यों ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है उसको देखा जाता है, तो यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, तो 1 ये हो गया। फिर ये 2 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगातार है, तो इसलिए 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, तो हम लोग रोटेशन कराएंगे। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे रोटेशन क्या हो गया? ये तो क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो होना हो गया क्या? यस। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH3 OH EH EH OH। देखिए यहाँ पे इसको करते हैं। चलिए 1 किसको देंगे? इसको देंगे, हाँ देंगे। 2 किसको देंगे? इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पे C है, O है, C है, यहाँ पे एक C है, मतलब तीसरा नंबर, यहाँ पे 4 है। रोटेशन इस तरीके से करा दिए। रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है कि नहीं? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो गया? यस हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 इसको देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे को काउंट करते हैं, इस कार्बन को काउंट करते हैं, तो इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ C है, तो इसलिए 2 ये हो गया। तीसरा पोजीशन इसको देंगे, 4th इसको, तो यहाँ पे इस तरीके से रोटेशन हुआ। रोटेशन इस तरीके से हुआ तो क्या हो जा रहा है? ये एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब यस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल, तो हो गया क्या? R, तो ऊपर यस हो गया, नीचे R हो गया। तो देखिए 50% स्थान पे यस आ रहा है और 50% पे आर आ रहा है, तो हो गया क्या? मीजो। इसी को हम लोग मीजो बोलते हैं। तो अब हम लोग और अच्छे तरीके से मीजो को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए अगर हायर मोलिकुलर मास सेम साइड हो, लोअर मोलिकुलर मास सेम साइड हो, तो मीजो हो गया। और मीजो क्या होता है? ऑप्टिकली क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव होता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए COH है, इसमें बताना है थ्रियो को भी बताना है, और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन एक्टिव है, ये भी बताना है। तो देखिए अभी मैंने जैसा आपकी बताया कि वो अगर हायर मोलिकुलर मास सेम साइड है तो मीजो हो जाएगा, और मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो देख लीजिए हायर मोलिकुलर मास सेम साइड किस में है? ऑप्शन C में हायर मोलिकुलर मास सेम साइड दिख रहा है कि नहीं? OH। और ऑप्शन H में और ऑप्शन D में भी देखिए OH और OH सेम साइड दिख रहा है, मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब C और D ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। देखिए इनएक्टिव हो गया। ठीक, और यही चीज ऑप्टिकली थ्रियो और E3 में भी होता है। E3 में हायर मोलिकुलर मास सेम साइड, E3 में हायर मोलिकुलर मास सेम साइड एंड लोअर मोलिकुलर मास सेम साइड। तो ऑप्शन C एंड ऑप्शन D, in which option C and option D higher molecular mass same side and lower molecular mass same side, that are also optically inactive. एंड A और B में देखिए हायर मोलिकुलर मास डिफरेंट साइड में है, यहाँ पे यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, मतलब डिफरेंट साइड हो गया, तो क्या हो गया? एक्टिव हो गया, क्योंकि सेम साइड तो इनएक्टिव, तो डिफरेंट साइड तो एक्टिव। और ये क्या बनाता है? ये थ्रियो बनाता है। जब हायर मोलिकुलर मास डिफरेंट साइड हो जाए तो थ्रियो बनेगा, जब सेम साइड हो जाए तो E3 बनेगा, और मीजो भी वही बनेगा। ठीक, ये हो गया। एनेंशियोमर और डिस्टीरियोमर्स को भी इसमें आइडेंटिफाई करना था हम लोगों को। एनेंशियोमर और डिस्टीरियोमर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनाइसोमर और डिस्टीरियोमर। एनाइसोमर में हम लोग देखते हैं
या तो दोनों एक्टिव हों या तो दोनों इनएक्टिव हैं, और डिस्टीरियोमर में एक एक्टिव और एक इनएक्टिव को देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव हैं, तो एक दूसरे के क्या हो गए, एन आइसोमर हो गए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों इनएक्टिव है, तो एक दूसरे क्या हो गए, इनएंशियोमर हो गए। और डिस्टेरियोमर में क्या देखना है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या है, एक एक्टिव एक इनएक्टिव, मतलब डिस्टेरियोमर हो गए। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक एक्टिव है तो एक इनएक्टिव, तो ये भी क्या हो गए, डिस्टेरियोमर हो गया। और इसी में हम लोग देख लेते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन से रोटेशन कराते हैं, हाइड्रोजन से रोटेशन कराएंगे हायर मोलिकुलर मास की तरफ, तो ये देखिए इधर ट्रांसफर किया गया। और डी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है क्लॉकवाइज होता है, यल एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे यल हो गया, यहाँ पे भी देखिए डी हो गया, यहाँ पे यल हो गया, तो इस तरीके से डीएल को भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आया है, ठीक, ये क्वेश्चन था एक, हम लोग देख लेते हैं। और डीएल फॉर्म को हम लोग और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डी एंड यल को आइडेंटिफाई करने का, तो याद रखना यल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में जहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो उसको हम लोग बोलेंगे एल फॉर्म, लेफ्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप तो यल फॉर्म, डी में हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो राइट आर फॉर्म हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा। अगर राइट साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो डी फॉर्म हो गया, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो यल, लेफ्ट मीन्स यल, तो लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप तो कौन सा फॉर्म, एल फॉर्म, राइट साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप तो कौन सा फॉर्म, डी फॉर्म। ये है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। चलिए डीएल का एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये है OH COOH CH3, ये कौन सा फॉर्म है, पहले बताइए OH किस साइड है, OH राइट साइड है क्या, राइट साइड में मैंने क्या बोला, L मीन्स लेफ्ट, D मीन्स राइट, तो राइट है मतलब क्या हो गया, डी फॉर्म हो गया। यही लेफ्ट में होता तो यल फॉर्म हो जाता। चलिए हम लोग ग्लूकोज को देख लेते हैं, CHO H, ये है। इसमें देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप किस साइड है, सब राइट साइड दिख रहा है, राइट साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप है मतलब डी फॉर्म हो गया। और इसमें देखिए कायरल कार्बन कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो देखिए ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, क्यों, क्योंकि ये चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। ये कार्बन देखो हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोक्सी से, CHO से, फिर इतनी बड़े ग्रुप से, मतलब चारों अलग अलग ग्रुप, मतलब कायरल कार्बन हो गया। तो कायरल कार्बन ग्लूकोज में कितना होता है, 4। और ये राइट साइड में अगर OH ग्रुप है तो क्या हो गया, डी फॉर्म। यही OH ग्रुप अगर इस साइड होता, इस साइड होता तो क्या हो जाता है, यल फॉर्म हो जाता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्टिकल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फाइंड ऑप्टिकली प्यूरिटी, ऑप्टिकल प्यूरिटी देखना चाहते हैं। ऑप्टिकल प्यूरिटी का फार्मूला क्या होता है, ऑप्टिकल प्यूरिटी का फार्मूला होता है D-L/D+L इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए फाइंड ऑप्टिकली प्यूरिटी ऑफ 9 ग्राम डी, 9 ग्राम डी है, 1 ग्राम यल है, 9 ग्राम डी है और 1 ग्राम यल है। तो देखिए ऑप्टिकल प्यूरिटी मतलब D-L/D+L इंटू 100, तो डी क्या है, 9 है, रखा गया, 1 ग्राम यल है तो यल में 1 रखा गया, बाई D+L मतलब 9+1, इसको सॉल्व करेंगे तो 80% आ जाएगा। ये है ऑप्टिकल प्यूरिटी का क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ठीक ठीक देखिए, अगर डबल बॉन्ड से, अगर ये डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ टर्मिनल एटम है डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो टू पावर एन कर दीजिएगा, 2 पावर n कर दीजिएगा अगर डिफरेंट है तो। और अगर सेम है तो देखेंगे हम लोग डबल बॉन्ड इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। अगर इवन नंबर में है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फार्मूला लगाएंगे 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n-2/2। अगर डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n-1/2। जैसे देखिए यहाँ पे सेम है तो देखेंगे डबल बॉन्ड इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो देखिए 2 डबल बॉन्ड है मतलब कि ये इवन नंबर में है, तो इवन नंबर का फार्मूला लगाएंगे। तो इवन नंबर का फार्मूला क्या है, 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n-2। तो लगाए 2 पावर n-1 मतलब 2 पावर 2-1 मतलब 2 आ गया, फिर प्लस 2 पावर 2-2/2 मतलब 1/2 आ गया, मतलब 1 आ गया, मतलब 3 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक। और यहाँ पे देखिए टर्मिनल एटम अगर डिफरेंट है तब तो बहुत आराम से निकल जाएगा, 2 पावर n कर दो, n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। जैसे ये देखिए, क्या ये इस डबल बॉन्ड की वजह से आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांस तो बनेगा नहीं, ये यस दोनों सेम है। तो और डबल बॉन्ड देख लीजिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे टर्मिनल ग्रुप है C2H5, यहाँ पे C2H4 है, तो मतलब टर्मिनल एटम भी डिफरेंट है। टर्मिनल एटम डिफरेंट है तो 2 पावर n कर दो, n क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 पावर 3 कर दिया क्योंकि 3 डबल बॉन्ड था और 8 आ गया। यहाँ पे देखा CH3 है, यहाँ पे टर्मिनल में C2H5 मतलब टर्मिनल एटम डिफरेंट 2 पावर n, तो 3 डबल बॉन्ड मतलब 2 पावर 3 बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक, ये जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन था। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखेंगे, अगर इफ डिफरेंट एटम कनेक्टेड डायरेक्टली कायरल कार्बन, जो कायरल कार्बन से अटैच्ड है डिफरेंट एटम है, करो अगर डिफरेंट एटम है 2 पावर n कर दो, और इसमें n क्या है, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। जैसे ग्लूकोज में अभी हम लोग देखे थे, तो ग्लूकोज में एक एंड पे CH2OH अटैच्ड था और एक एंड पे CHO अटैच्ड था। तो मतलब कि टर्मिनल एटम डिफरेंट है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 2 पावर n, और 2 पावर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या था, ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 था, तो 2 पावर 4 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। और रेक्सिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेक्सिमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाई 2। तो मतलब कि 16 अगर आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो रेक्सिमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, 8। और अगर टर्मिनल एटम डिफरेंट नहीं है, सेम हो गया तो देखेंगे कि कायरल कार्बन इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। इवन नंबर में अगर होगा तो फार्मूला लगाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2 पावर n-1। इफ कायरल कार्बन ऑड नंबर देन A इज इक्वल टू 2 पावर n-1 माइनस 2 पावर n-1/2। ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ऑड नंबर में फार्मूला। ये है आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट।